स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसदों की बैठक का दूसरा दिन है। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक लगातार जारी है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल हैं। बैठक में स्मृति ईरानी, मेनका गांधी मौजूद हैं। गोरखपुर, अवध, काशी क्षेत्र के सांसदों की बैठक हो रही है आज। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गोरखपुर, अवध, काशी क्षेत्र के सांसदों की आज बैठक है। आज दूसरा दिन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह बैठक जारी है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं। बैठक में स्मृति ईरानी, मेनका गांधी मौजूद हैं। बीजेपी सांसदों की बैठक का दूसरा दिन आज है और दिल्ली में मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है। आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। आगे की रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो 2022 का यूपी का रण, दिल्ली में मंथन हो रहा है और यह मंत्र दिया जा रहा है जीत का। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए, जो कि वहां पर मौजूद हैं। ब्रिजेश, एक बार आप हमें तफसील से बताइए और समझाइए कि आज का दिन कैसा हो रहा है, क्या कुछ जा रहा है, कैसा गुजर रहा है, क्या कुछ चल रहा है मीटिंग में, एक बार तफसील से समझाइए। देखिए अनुज, अगर बात करें आज की बैठक की तो कल जो तस्वीर थी कमोबेश कुछ वैसी ही तस्वीर आज की बैठक में भी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस पूरी बैठक में मौजूद हैं। राधा मोहन सिंह जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष, इसके साथ संगठन महामंत्री सुनील बंसल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो अवध, काशी और जो है गोरखपुर जो प्रांत के जो है जितने भी सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा के 44 सांसद इस वक्त मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण अगर ये जो 3 प्रांत हैं ये इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। जो काशी क्षेत्र है उससे खुद प्रधानमंत्री आते हैं। ऐसे में इस पूरे तीनों प्रांतों के ऊपर सबसे ज़्यादा दारोमदार बढ़ जाता है कि उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 को कामयाब बनाने के लिए पुरजोर तरीके से कोशिश की जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि कल जिस तरीके से जो स्ट्रीमलाइन तय की गई, जिस तरीके से ये बताया गया कि कैसे न सिर्फ जो है आप पीडीएस सिस्टम को जिस तरह से मुफ्त में राशन कोविड के दौरान से लगातार दे रही है, उसको जो है सेलिब्रेट करने के साथ साथ किस तरीके से आप जो है आप जन यात्रा निकालेंगे जो है वो उसको लेकर के जो है एक तैयारी की गई। 7 मंत्रियों के ऊपर ये पूरा दारोमदार है क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर सियासत को समझिए तो इस समय कास्टेज फैक्टर को साधने की कोशिश हर तरफ से हो रही है। वो फिर चाहे समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को हथियाने में लगी है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सिविल इंजीनियरिंग, अपनी जो पुरानी सिविल इंजीनियरिंग का दांव खेला है, ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने में लगे हैं। यही वजह है कि अब जिस तरीके से बीजेपी ने यह तय किया है कि जो 7 मंत्री हैं, जो जिनको अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान 7 मंत्रियों को जो अलग अलग जाति और समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनको यहाँ पर आप यात्रा के जरिए जो है एक पूरा उस लामबंद करने की कोशिश है। अलग अलग जातीय जो समीकरण है उनको साधने की कोशिश है। तो ये अपने आप में बेहद अहम है। इसके साथ ही जो काउंटर अटैक की स्ट्रेटजी, कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाए, कैसे पन्ना प्रमुख तक यानी कि एक बूथ लेवल तक की संरचना को तैयार किया जाए और उसमें जो सांसदों की जिम्मेदारी वो कितनी अहम हो जाती है, ये चीज बताने की कोशिश की जा रही है। एक उत्तर प्रदेश की एक पुस्तिका भी दिया जा रहा है, कर्मयोगी के नाम से एक पुस्तिका है जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अब तक क्या क्या किया है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में किए गए विकास के कामों को वो सांसदों को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप अपने संसदीय क्षेत्र में जाइए, जनता से रूबरू होइए और उनको बताइए, उनको समझाइए कि चाहे कोरोना काल रहा हो या फिर कोई भी आपदा, सरकार आपके साथ खड़ी रही है। पार्टी ने आपके साथ जो है एक साथ रह करके जब मुकाबला किया है इन तमाम समस्याओं का और जनहित के काम किए हैं। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में न सिर्फ जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश है, सामाजिक समीकरणों की साधने की कोशिश है, इसके साथ विकास की योजनाओं के साथ आम आदमी को जोड़ करके ये बताने की कोशिश है कि जिस अंत्योदय के सिद्धांत के साथ बीजेपी चल रही है, जिसको अपना आदर्श मानती है, उसी अंत्योदय के तहत सरकार ने उस तमाम निचले तबके तक, उस पीछे खड़े हुए व्यक्ति तक जिसके पास विकास की योजना
नहीं पहुंची थी उन्हें पहुंचाने का काम किया गया। तो एक तरह से आप किसी भी तरीके से कन्विंस करके उसे वोट बैंक पे तब्दील करना, ये एक बड़ी इस बैठक का एजेंडा है। जातियों को लेकर यहां पर राजनीति होती आई है, पिछले कई समय से देख रहे हैं, हमेशा से देखा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को हमने देखा है, जब भी इलेक्शन आते हैं जातियों को लेकर बहुत राजनीति होती है। हर एक पार्टी, कोई भी पार्टी इसमें पीछे नहीं रहती। तो पूर्वांचल को लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है? पूर्वांचल कैसे फतेह करेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वांचल पे सरकार का वैसे भी खासा जोर था और शुरुआत से वो, फिर चाहे आपका वाराणसी का, काशी का कायाकल्प की योजना रही हो या फिर आपको सारनाथ के कायाकल्प की योजना हो, कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ चीज़ों को जोड़ना, तो ये सारी चीज़ें और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निकाल करके वहाँ से विकास के पहिए को अवध तक यानी लखनऊ तक लाने की जो कवायद शुरुआत से होती हुई दिखाई दी, उसके बल पर बीजेपी जाना चाहती। वो बताना चाहती कि पूर्वांचल, जिसका नाम आते ही कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का एहसास होता था, पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस और बच्चों की मौत जहां सुर्खियां बना करती थी, आज उस पूर्वांचल वो विकास की राह पर जो है आगे बढ़ रहा। गोरखपुर का जिस तरीके से कायाकल्प हुआ है, कुशीनगर का कायाकल्प हुआ है, काशी का कायाकल्प हुआ है, मिर्जापुर को जो है जिस तरीके से एक हेरिटेज के तौर पर स्टैब्लिश किया गया, तो वो तमाम चीजें हैं जिसको बताने की कोशिश की जा रही है कि भले ही विपक्ष कितना बड़ा मुद्दा बनाए, लेकिन हकीकत यह है कि चतुर्दिक विकास किया है पार्टी ने। किसानों का आंदोलन ये अभी आज हम लोग अजय पांडे से बात कर रहे थे, कुशीनगर से सांसद है, उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में आपको कहीं भी किसानों की नाराजगी कहीं दिखाई ही नहीं देगी। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा कोना है जहां पर स्थानीय स्तर पर मोबिलाइज किया जा रहा है। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी कोई मायने नहीं रखती और हम लोगों ने जिस तरह से विकास के काम किए हैं वो तस्वीर बदलेगा। तो एक तरह से कॉन्फिडेंट भी हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट के साथ जो कंफ्यूजन है, एंटी इनकम्बेंसी का जो खतरा है, उसे कम करने के लिए उसका दारोमदार सांसदों को दिया जा रहा है। सांसद बड़े भाई की भूमिका अदा करें, सांसद विधानसभाओं में जाकर के लीडर की भूमिका अदा करें। और सबसे बड़ी बात यह है जो यात्राओं के जरिए जो जोड़ने की, सामाजिक समीकरणों को जोड़ने की कोशिश है, वो विपक्ष के लिए जवाब भी है। वो फिर चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जिस तरीके से जातीय समीकरणों को तोड़ने में लगी है। क्योंकि आप याद कीजिए अनुज, अगर 2014, 2017, 2019 जो बीजेपी की कामयाबी के पीछे एक बड़ी वजह थी 20 से 25% का वो फ्लोटिंग वोट, जो सपा से टूटा था, जो कांग्रेस से टूटा था और जो बसपा से टूटा था, उसे वापस पाने की छटपटाहट में ये तीनों राजनीतिक दल हैं। लेकिन बीजेपी उसे अपने कब्जे में बरकरार रखना चाहती है। इसीलिए मंत्रिमंडल का, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें उन तमाम चेहरों को तवज्जो दी गई, उन तमाम चेहरों को आगे लाया गया जिनके बिना पर वो उत्तर प्रदेश में ब्रांड कर सके। और अब उन्हीं के जरिए, इस यात्रा के जरिए ये बताने की कोशिश है कि जहां विकास पहुंचा नहीं था, हमने उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल तक पहुंचाया है। तो केवल बीजेपी है जो विकास कर सकती है। तो ये पूरा मॉडल है और इसी के लिए सांसदों को आज एजुकेट किया जा रहा है। ब्रजेश श्रीवास्तव, बहुत शुक्रिया तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाते हुए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। बढ़ते आगे, वाराणसी में एक ऐसा थाना है जहां के कोतवाल बाबा काल भैरव हैं, जहां तो जो भी शिकायतें लेकर आता है उसकी फाइल सबसे पहले बाबा काल भैरव के दरबार में पेश की जाती है, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होती है। एक रिपोर्ट देखिए। भैरव बाबा बने अधिकारी, अधिकारी बने पुजारी। काशी में बाबा काल भैरव बने कोतवाल। हर फाइल की जांच करते हैं बाबा काल भैरव। ड्यूटी करने वालों पर बाबा की रहती है निगाहें। बाबा के बगल में बैठते हैं अधिकारी। वैसे तो आपने देखा और सुना होगा कि थाने में थानेदार और अधिकारी काम करते हैं। कभी यह नहीं सुना होगा कि थाने में आपकी फरियाद किसी देवी देवता ने सुनी होगी। लेकिन ये 100% सही है। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की है, जहां थाने में हर काम सबसे पहले बाबा काल भैरव करते हैं, फिर उन्हीं के दिशा निर्देश पर अधिकारी आगे का काम करते हैं। दरअसल वाराणसी के विश्वेश्वरगंज स्थित कोतवाली पुलिस स्टेशन में कोई भी शिकायत या अन्य प्रकार की फाइल सबसे पहले बाबा काल भैरव के टेबल पर रखी जाती है। उसके बाद बाबा काल भैरव के बगल में कोतवाल साहब कुर्सी लगाकर बैठते हैं। जहां लोग मरने को तरसते हैं वहां से हमने जीना प्रारंभ किया। मैं बात काशी और धर्म अध्यात्म के साथ साथ शिक्षा की राजधानी कहे जाने वाली वाराणसी की कर रहा हूं। बनारस में एक ऐसा थाना है जहां थानेदार के गद्दी पर खुद बाबा काल भैरव बैठते हैं। और हालांकि ये प्रथा आज की नहीं, ये पुरातन काल से चली आ रही है, जो लंबे समय तक ऐसा ही
इस थाने के परिसर में होता चला आ रहा है। मैं खुद कोतवाली थाने के प्रभारी निरीक्षक कक्ष में खुद प्रवेश कर रहा हूं और आपको इस पूरे कक्ष में बाबा की महिमा दिखाता हूं। खुद आप देख सकते हैं, पहला जो चेंबर है जिस पे खुद थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार सिंह बैठे हैं, उसके ठीक बगल में यानी जो ये पहला है सबसे, यहाँ पे खुद काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव विराजमान है। आप देख सकते हैं उनके साथ उनके चैम्बर पे खुद पुलिस की टोपी और पुलिस की डंडे रखे हुए हैं। यहाँ के प्रभारी का कहना है कि ये परंपरा पिछले कई सालों से चली आ रही है। हमारे साथ खुद प्रभारी महोदय हैं, इनसे ही पूछते हैं कि थाने में पहले आने से पहले क्या किया जाता है। पहले जब थाने में आप प्रवेश करते हैं तो क्या शुरुआत करते हैं? ये तो सामान्य प्रक्रिया है। कभी कोई अपने ऑफिस दफ्तर में घर में जाता है या निकलता है तो भगवान के शरण में जाता है, पूजा पाठ करके ही अपने दिन की शुरुआत करता है। वही प्रक्रिया यहाँ भी है और उसी हिसाब से जब भी कोई थाने में हमारे कर्मचारी हम हों या कोई स्टाफ हो आते हैं तो उनकी प्रणाम करके ही शायद दिन की शुरुआत हम दिनचर्या शुरू करते हैं अपने सरकारी कामों की। कोतवाल की कुर्सी पर हमेशा काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव विराजते हैं। लोगों का मानना है कि आने जाने वालों पर बाबा खुद नजर बनाए रखने के कारण भैरव बाबा को वहां का कोतवाल भी कहा जाता है। बाबा की इतनी मान्यता है कि पुलिस भी बाबा की पूजा करने से पहले कोई काम शुरू नहीं करती। पूरी काशी नगरी का लेखा जोखा बाबा के पास माना जाता है कि बाबा विश्वनाथ ने पूरी काशी नगरी का लेखा जोखा का जिम्मा काल भैरव बाबा को सौंप रखा है। यहाँ तक कि बाबा की इजाजत के बगैर कोई भी व्यक्ति शहर में प्रवेश नहीं कर सकता है। बाबा काल भैरव मंदिर के महंत का कहना है कि सालों से मैंने अभी तक किसी भी थानेदार को अपनी कुर्सी पर बैठते नहीं देखा। काशी के कोतवाली थाने में बाबा काल भैरव पहले गद्दी पर बैठते हैं, दूसरे पे थाना प्रभारी बैठते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, काशी में वैसे तो सभी थाना जो है काल भैरव के दिशा निर्देश पर निर्धारित होता है, लेकिन कोतवाली इनके सानिध्य में होने की वजह से ये कोतवाली के प्रशासनिक अफसरों द्वारा एक मान्यता चली आ रही है कि सर्वप्रथम यहाँ पर इन्हीं का स्थान है तो इनको स्थान दिया जाए और इनको पूजने के बाद हम आगे का सारा कार्य संपन्न करें। कोतवाली थाना क्षेत्र में बड़ी आपराधिक घटना होती है तो पहले फाइल बाबा के चैम्बर पे जाता है, उसके बाद थाना प्रभारी निस्तारित करते हैं। ये कब से चली आ रही है? ये प्रथाएं देखिए कुछ दिनों से जो है ये चली आ रही है एक प्रथा के रूप में कि जो फाइल होती है वो यदि बाबा के सुपुर्द हो जाएगा तो उसमें न्याय की गुंजाइश पूरी की पूरी बनी रहेगी। कहीं से भी अन्याय किसी भी अपराधी या किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं हो पाएगा। इसलिए ये प्रथाएं चली आ रही हैं कि पहले बाबा को समर्पित कर दिया जाए कि हमारे द्वारा न्याय हो। काल भैरव मंदिर में हर दिन 4 बार आरती होती है, जिसमें रात के वक्त होने वाली आरती सबसे प्रमुख होती है। आरती से पहले बाबा को स्नान कराकर उनका श्रृंगार किया जाता है। खास बात यह है कि आरती के वक्त पुजारी के अलावा मंदिर के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती है। बाबा को सरसों का तेल चढ़ता है, साथ ही एक अखंड दीप बाबा के पास हमेशा जलता रहता है। यहाँ बाबा काल भैरव को कोतवाल काल भैरव भी कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। बाराबंकी बस हादसे के बाद लगातार कई खुलासे सामने निकल कर आ रहे हैं। जहां एक और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है तो वहीं इस पूरे मामले की जांच के लिए डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि इस बस का 32 बार चालान हो चुका था, फिर भी बस सर पर दौड़ रही थी। बाराबंकी बस हादसा मामले में बड़ा खुलासा। बस हादसे में अधिकारियों की लापरवाही, प्रशासन हुआ सख्त, अब होगी कार्रवाई। 135 यात्रियों को लेकर कैसे दौड़ रही थी बस। अंधेरी रात में अचानक से चारों तरफ चीख पुकार की आवाज सुनाई देने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, जिसकी वजह थी लापरवाही, जिसके चलते 18 से 20 लोगों की जान चली गई। दरअसल बाराबंकी के कल्याणी नदी के पुल पर एक बस खराब हो गई थी, जो ऋषभ ट्रेवलर्स की बताई जा रही है, जिसमें 135 यात्री सवार थे। इतने में लखनऊ की ओर से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते बस में सवार और नीचे सो रहे लोग उसकी चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए।
वहीं दूसरी तरफ इतनी बड़ी लापरवाही पर बाराबंकी डीएम ने कार्रवाई करते हुए बस और ट्रक के ड्राइवर और मालिक समेत कुछ अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें ये आपको देखना होगा कि ये वाहन जो है वो हरियाणा से चला था। ये सारे मजदूर हरियाणा में काम करते थे, अपने परिवार के साथ वहाँ से चले थे। बताया जा रहा है कि शुरू में वो 3 बसों में थे, फिर किसी कारण से उनको हरियाणा में ही 3 बसों के सवारियों को एक ही बस में जो है डाल दिया गया, जिससे कि ओवरलोडिंग हो गई और वहाँ से लेके वो बस चलती आई और यहाँ तक आई और उसका एक्सल टूट गया, कदाचित शायद ओवरलोडिंग के कारण। उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी, तो ये सारी परिस्थितियां हैं। इसमें जैसा मैंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो बस संख्या यूपी 22T7918 है, चालक नाम पता अज्ञात, और चौथा वाहन स्वामी इनके राजेश कुमार हैं, उनके खिलाफ ये दर्ज कराया गया है। और तीसरा जो इसमें NHI है उसके खिलाफ दर्ज कराया गया है। ये पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके बाद अब इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें RI टेक्निकल से रिपोर्ट ली जा रही है और इसमें जितने भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ विधिक प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस पूरे मामले में जांच के दौरान बड़ा खुलासा सामने निकल कर आया है, तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है इस घटना का कारण। बस हादसे में बड़ा खुलासा, बिना परमिट चल रही थी बस का 32 बार हो चुका है चालान। 2014 में हुआ था बस का रजिस्ट्रेशन। प्रतिबंध के बावजूद हरियाणा से बिहार जा रही थी बस। कई घंटे बस हाईवे पर खराब होकर खड़ी रही। आखिर क्या कर रही थी NHAI? इतनी बड़ी लापरवाही के चलते 18 से 20 लोगों की जान चली गई, जिसमें ARTO ने भी माना कि ये घटना लापरवाही के चलते हुई है, क्योंकि हर टोल प्लाजा के कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में पेट्रोलिंग करें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और परिवहन विभाग द्वारा भी उसमें एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें जो ट्रक ड्राइवर, अननोन ड्राइवर थे, ट्रक के वाहन स्वामी, बस के वाहन स्वामी और टोल प्लाजा कर्मियों का, जिनका एक सरकारी आदेश भी है कि टोल से समथिंग दूरी पर हर टोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेट्रोलिंग करेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे। उसके अभाव में परिवहन विभाग की जांच टीम भी आई थी, शासन द्वारा बैठा दी गई है, उसकी भी जांच हो रही है। कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की थोड़ी लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि पेट्रोलिंग के दौरान जो डग्गावार वाहन चलते हैं, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? परिवहन विभाग अपना कार्य पूर्णतः सजगता से कर रहा है, क्योंकि उस बस को जब चालान का स्टेटस देखा गया तो परिवहन विभाग द्वारा 32 चालान उस वाहन पर किए गए थे, जिसमें एक चालान बाराबंकी में भी किया गया था। वहीं इस घटना की जांच के लिए डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निर्मल प्रसाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निर्मल प्रसाद इस पूरी घटना की जांच रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। 18 लोगों की मौत का कारण बनने वाली बस की कमियों के परत दर परत खुलती जा रही है। ये बस यूपी के रामपुर जिले में रजिस्टर्ड थी और इसी वर्ष रजिस्ट्रेशन का ट्रांसफर सिवान जिले में हुआ था। इस बस की सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसका परमिट इसी वर्ष फरवरी महीने में खत्म हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद ये बस एक राज्य से दूसरे राज्य सड़कों पर फर्राटा भर रही थी। प्रवर्तन विभाग की जांच में इसकी कमियों की कड़ी खुलती जा रही है। परमिट जब तक यूपी में था तो उसका हम लोग वैलिडिटी चेक करें तो 29 फरवरी 2021 तक उसकी वैलिडिटी है और गाड़ी फिर उसके बाद यहाँ से ट्रांसफर हो गई है। तो आगे वो बिहार में अप्लाई किया है नहीं किया, उसका डाटा हम लोग जाँच कर रहे हैं। अब तो अच्छी ऑनलाइन हो गई है, तो ऑनलाइन पर शो नहीं कर, क्योंकि ऑलरेडी जब परमिट हो ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है, लेकिन स्पेशल परमिट भी वहाँ बिहार का क्या स्थिति है वो वहाँ जाँच करके पता चलेगा कि क्या है। ये गाड़ी कब ट्रांसफर हुई है? गाड़ी मार्च में ट्रांसफर हुई है। मार्च में, तो वहाँ की परमिट तो भी है नहीं। हाँ, अभी वहाँ परमिट नहीं है, लेकिन स्पेशल परमिट भी वहाँ मैनुअली बनता है, तो वो अब उसकी फाइल पूरी डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेगा कि परमिट उस समय था नहीं। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जिस बस का 32 बार चालान काटा गया हो, उस बस को किसके आदेश और किसके संरक्षण में चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और टोक्यो में चल रहे ओलंपिक में भारत के युवा खिलाड़ी जहां देश का तिरंगा फहरा रहे हैं, वहीं स्पोर्ट्स अवे ऑफ लाइफ एनजीओ ने ओलंपिक से संबंधित खेलों को गांव-गांव पहुंचने की मुहिम में जुटी है। और वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने स्पोर्ट्स अवे
ऑफ लाइफ एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे खेल साक्षरता प्रसार वाहन को भोपाल की ओर हॉकी स्टिक के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर दिनेश शर्मा एनजीओ को बधाई दी है और डिप्टी सीएम ने कहा है कि इन प्रयासों का दूरगामी परिणाम होगा। डिप्टी सीएम ने कहा है कि संस्थान के इस मिशन से सहमत हूं। बता दें कि एनजीओ 2017 से खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर कनिष्क पांडे ने कहा है कि युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने से ओलंपिक खेलों में देश की उपस्थिति मजबूत होगी। और दिल्ली में यूपी के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सहकारिता के जरिए किसानों की आय को दोगुना करने की कोशिश यूपी सरकार की लगातार है। गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी को मजबूत किया गया, किसानों की खाद बीज की समस्या का समाधान किया गया, सहकारी समितियों के जरिए धान, गन्ना और गेहूं की ऐतिहासिक खरीद की। किसान बिलों के विरोध में जहां किसान आंदोलनरत हैं, वहीं सरकार किसानों की आय को 2022 तक दोगुनी करने की कृत संकल्पित है और यही वजह है कि केंद्र सरकार में सहकारिता का एक अलग मंत्रालय इस बार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में भी सहकारिता में जबरदस्त बदलाव देखने को मिले हैं। आखिर किस तरीके से सहकारिता के जरिए गांवों में किसानों की आय को दोगुना करने का काम किया जा रहा है, बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी जी। सर, सहकारिता अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय बन गया है, खास करके तब जब किसान आंदोलन है, किसान नाराज हैं, किसानों की आय को दोगुना करने की आप लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सहकारिता आंदोलन निश्चित रूप से किसानों के भले के लिए है। हम ये मानकर चलते हैं कि किसान की आय दोगुना करने के लिए हमको सबसे पहले करना पड़ेगा किसान की जो मूलभूत सुविधाएं, आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करना। हमने खाद की उसकी जो आवश्यकता है उसको पूरी किया। अब ये चर्चाएं बंद हो गई नकली खाद की और खाद के लिए लाइन लगाना या लाठीचार्ज होना। बीज की समस्या भी अब सॉल्व हो गई, बीज की उपलब्धता पूरी तरह से है, बीज की कोई दिक्कत नहीं आती। किसान जब खाद बीज उसको उपलब्ध हो जाता है, श्रमी है, उसके पास भगवान ने ज़मीन दी है, वो मेहनत करता है, उत्पाद तैयार करता है। इतनी लागत लगाकर जितना पैदा करता था उससे आज अधिक पैदा कर लेता है। लेकिन उसके बाद फिर उसको मार्केट देने का काम, वो मार्केट देने का काम भी हम लोग करते हैं। हमारी अच्छी एमएसपी दे रहे हैं, लगातार एमएसपी बढ़ रही है और उसकी जो खरीदारी है उत्पाद की वह भी लगातार बढ़ रही है। हमें ध्यान है सहकारिता विभाग में जब हम लोग पहले आए थे तो 4 लाख मीट्रिक टन धान और 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं, ये इनकी परचेजिंग का कैपेसिटी थी। आज धान की कैपेसिटी परचेजिंग की हमारी 20 लाख मीट्रिक टन से ऊपर हो गई है और गेहूं की हमारी परचेजिंग की कैपेसिटी 39 लाख मीट्रिक टन से ऊपर हो गई है। और उत्तर प्रदेश सरकार की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार आज 40 लाख मीट्रिक टन से ऊपर धान और 54 लाख मीट्रिक टन से ऊपर गेहूं खरीद रही है। आज स्थिति ये हो गई, कहाँ 4 और 7, कहाँ इतना 5 गुना बढ़ा हुआ रिकॉर्ड। तो ये निश्चित रूप से किसान को भला करने के लिए है, लेकिन मैं मानता हूँ इतना पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त करने के लिए किसान को जो हमारी साधन सहकारी समितियां हैं, उसके गांव में जो बनी हुई समितियां हैं, वे इतनी मल्टीपर्पज़ की, इतनी उपयोगी हो जाएं कि अपनी छोटी मोटी आवश्यकता के लिए किसान को कहीं जाना न पड़े। वो उसकी स्वयं की किसान की मार्केट हो जाए। छोटी उसकी आवश्यकताएं जैसे पशुओं के लिए चारा चाहिए, उसको हम वहाँ दे पाएँ। उसको किराए के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए कृषि के, उसको हम दे पाएँ। उसको वहाँ घरेलू उत्पाद उपयोग के लिए कोई उत्पाद चाहिए, वो हम मार्केट से लेकर वहाँ रखेंगे। जैसे बाबा रामदेव से हमारी, पतंजलि से हमारी एमओ हुई है, ऐसे दूसरे लोगों से कर करा के जो भी है उसको करेंगे और उसको वहाँ रखेंगे ताकि किसान को बाहर भागना न पड़े। कम से कम घरेलू उत्पाद, घरेलू आवश्यकता के लिए उसको न भागना पड़े। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।